Good morning, everyone. Welcome back to my channel. This is Seema Shukla, and I am welcoming you in Unhunt Charm. Today, I am going to discuss a very beautiful tragedy or one act play, Riders to the Sea, Human versus River, or River versus Human, actually. This lecture is going to be bilingual for all the students. So, let's begin without delay. The main character of this story is Moria, Kathleen, Nora, Michael, Bartley, Priest, and etc. दिस स्टोरी बिगिनस, यह जो कहानी है स्टार्ट होती है फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ द किचन के बैकग्राउंड से, वेयर द कैथलीन हु इज़ द डॉटर ऑफ मौर्या, जो कि मौर्या की बड़ी पुत्री है, वो बैठकर केक बना रही है। केक का मीन्स रोटी है। यहाँ पर वह रोटी बना रही है ओवन में, और उसी समय उसकी छोटी बहन नोरा दौड़ते हुए आती है, जिसके हाथ में कपड़ों का एक बंडल है, और वह बताती है कि शायद ये माइकल के कपड़े हो सकते हैं। आज सुबह प्रीस्ट को एक डेड बॉडी मिली है, और उस डेड बॉडी पे ये कपड़े थे। नोरा और कैथलीन की माँ मौर्य अगले ही कमरे में है, और वो बहुत दुखी है क्योंकि उसका पति और उसके और भी बच्चे थे जो कि धीरे धीरे समुद्र में ख़त्म हो गए, या समुद्र के द्वारा मार डाले गए। एक तरह से वो ये बार बार कहती है कि समुद्र हत्यारा है। तो वह बहुत मेंटली अपसेट है, वो बुदबुदाया करती है, काफ़ी एजड लेडी है, और चूँकि वो बगल में है, कैथलीन नोरा को स्टॉप करती है कि अभी से मत खोलो, और उसे वो एक टर्फ के रैक में छुपा देती है। थोड़ी देर बाद ये होता है कि मौर्या वहाँ पर आती है, वो कुछ बड़बड़ा रही है। कैथलीन उसे स्टॉप करती है और उसे कहती है कि भगवान से प्रार्थना करो कि सब अच्छा हो, माइकल भी अच्छा हो, और वो उसे दूसरे कमरे में भेजती है। ये लोग सोचते हैं कि जैसे ही वो अलग जाएगी तो उस समय पर बंडल को खोलकर देख लेंगे। अभी प्रॉब्लम एक और है कि कपड़ों से आप कैसे पहचानेंगे कि कौन से व्यक्ति के ये कपड़े हैं। तो उसके लिए स्टॉकिंग्स पर स्टिचिंग है, और जो स्टिचिंग है वो स्टिचिंग हर फैमिली की अलग अलग है। तो इस पूरे जो वन एक्ट प्ले है उसकी सेटिंग अरान आइलैंड पे, जो कि आयरिश आइलैंड है, और ये रियल ऑब्जर्वेशन के ऊपर जेम्स इंज ने लिखा था। तो बेसिक थिंग इज़ दैट मौर्या और उसकी फैमिली पूरे आइलैंड में रहने वाले लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्टिचिंग की यूनिकनेस बताती है कि किस फैमिली का बंदा होगा जो अभी वापस लौट कर नहीं आए, जिसकी डेड बॉडी आई हुई है, उसको काउंट करके लोग पहचान पाते हैं। कैथलीन भी यही समझती कि स्टॉकिंग्स पर मैंने माइकल के कुछ बनाया हुआ था, उसको काउंट करके हम पहचान लेंगे। मौर्या के जाने के बाद वो काउंट करते हैं, और वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि ये माइकल के ही स्टॉकिंग्स हैं, और माइकल अब नहीं रहा। उसी टाइम पीरियड पर बार्टले, जो कि और छोटा भाई है, पांचवा भाई है, वह भी जाने की तैयारी में है। वह समुद्र में जाना चाहता है क्योंकि पास में फेयर लगा है, और फेयर में जाकर ही वो अपने सर्वाइवल्स के सामान को जुटा सकता है। अब वो भी जानता है कि उसके जाने के बाद इन घर में कोई भी पुरुष नहीं रह जाएगा। तो कैथलीन को वो तरह तरह के इंस्ट्रक्शंस देता है, जो कि सुअरों के बाड़े उन्होंने बना रखे हैं उससे रिलेटेड होते हैं, और घर को कैसे संभाल सकते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। घर में ऑलमोस्ट सभी घरों में वाइट बोर्ड देखने को मिलते हैं, जो कि कॉफिन के निर्माण के लिए काम में आते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति जाने से पहले ये जानता है कि शायद वो लौट कर नहीं आएगा, यकीनन लौट कर नहीं आएगा। हो सकता है कि वो लौट जाए, ये शायद में है, बाकी यकीन तो यही कि वो जा रहा है तो वापस नहीं आएगा। और जब हम ये जानते हैं कि हम किसी जगह जा रहे हैं, वहाँ से लौट कर नहीं आएंगे, तो जाना ही क्यों है। आप अपनी बहन को ये समझा रहे हैं कि आप ऐसे सर्वाइव कर सकते हैं, तो आप उनके साथ भी वैसे सर्वाइव कर सकते हैं, बट वो नहीं मानता है। मौर्या बार बार उसे मना करती है, बट वो जाने की जिद करता है, और वो अपने घर से चला जाता है। मौर्या और उसके बीच में कुछ बहस होती है, जिसके कारण वो घर से रोटी लिए बिना ही चला जाता है। जब वो निकल जाता है तो मौर्या बड़बड़ाती है कि आखिरी पुत्र भी चला गया, अब वो वापस नहीं आएगा। तो कैथलीन उसे समझाती है और उससे कहती है वो खाना भी नहीं लेके गया, चलो तुम जाकर उसे खाना देकर आ जाओ। जब मौर्या खाना देने जाती होती है तो उसे ऐसा लगता है कि माइकल जो है वो बाटले के पीछे पीछे एक घोड़े पर चल रहा है। ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि वार्निंग साइन है, मैं तो मर गया, ये भी जाएगा, इसे मत भेजो, रोकने का प्रयास करो। तो इस तरह का एक वार्निंग साइन मौर्या को दिखाई देता है। वो डे ड्रीमर की तरह वर्कआउट करती है। थोड़ी देर बाद एक लाश वापस घर आती है, और लाल पेटीकोट सर पे ओढ़े हुए लोग दिखते हैं। रेड पेटीकोट का भी एक सिम्बॉलिकल सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर रेड कलर जो वायलेंस को दिखाता है, इट शोज ऑल्सो डेंजर। ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर आइलैंड पे डेंजर है। नाउ जब मौर्या घर आती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसका आखिरी पुत्र भी चला गया। तो वो बोलती है कि अब घर में कोई भी पुरुष नहीं रहा, अब हम सेटिस्फाइड लाइफ जिएंगे, अब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जाने वाला ही कोई नहीं, अब जो है हमको वैसे ही सरवाइव करना पड़ेगा। एक्चुअली दिस इज़ द क्वेश्चन
कि जब हम कम में जी सकते हैं तो हमें डेंजर में जाने की आवश्यकता क्यों थी, क्यों ये सारे लोग गए। वो समुद्र के ऊपर आरोप लगाती कि सी इज़ द साइलेंट किलर, समुद्र ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। यहाँ पर वो एक डायलॉग भी बोलती है कि पुराने ज़माने में लोग अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़कर जाते थे और मेरे बच्चों ने मेरे लिए जवाबदारियाँ छोड़कर चले गए हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो वन एक्ट प्ले है दैट इज़ वेरी ट्रेजिक, ट्रेजिडी है। इसमें होल टाइम हमको ट्रेजिडी देखने को मिलती है फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। हम पाते हैं कि ना तो माइकल बचा है, ना बार्टले बचा है और ना ही उसके हस्बैंड या और भी बच्चे यहाँ पर जीवित रह गए। आखिर में जीवित हैं सिर्फ 3 महिलाएं। इसी तरह की परिस्थितियाँ अरान आइलैंड के हर एक घर में है। हर एक घर में पुरुष वर्ग धीरे धीरे जाता जा रहा है और चला ही जाता जा रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर वन एक्ट प्ले है ये ह्यूमन वर्सेस रिवर है, प्रकृति वर्सेस ह्यूमन है। मींस यदि आपकी डेस्टिनी में कुछ है, आपका फेट कुछ कह रहा है तो वो होकर रहेगा, आप कितना भी रोकने की कोशिश करें। मौर्य ने बहुत प्रयास किया पर बार्टले नहीं रुका। उसके नसीब में सन का लॉस था, वो हुआ। ये भी बता रहा है कि ह्यूमन किस तरह से नेचर के आगे हेल्पलेस है। नेचर कितना पावरफुल है, वो जब चाहे ह्यूमन की ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है। ये भी बता रहा है कि धीरे धीरे इंसान की एक्सेप्टेंस हो जाती है डेथ को लेकर भी। यदि घर में रोज़ रोज़ मृत्यु होती जा रही है तो एक ऐसी स्थिति में व्यक्ति चला जाता है, ऐसी मेंटल कंडीशन में चला जाता है कि अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए डेथ भी एक आम चीज़ हो जाती है। जैसे कि मौर्य के लिए उसके घर के पुरुषों का जाना। ये मदरहुड को भी शो कर रहा है और मदरहुड की सफरिंग को भी शो कर रहा है, जहाँ पर माँ चीख चीख कर रो भी नहीं सकती और रो भी रही है, बार बार बुदबुदा रही है। वो जानती है कि जो भी पुरुष वर्ग का व्यक्ति उसके परिवार से समुद्र में जाएगा वो लौट कर नहीं आएगा। वो बार बार प्रयास करती है उन्हें रोकने का, परंतु कोई भी उसकी बात सुनता नहीं और रुकता नहीं। आई होप आपको ये जो जेस्ट है, जो थीम है इस पर्टिकुलर वन एक्ट प्ले का समझ में आया होगा। तो एन्जॉय दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स फॉर better information and give me like and your comment. I am waiting for your comment. Thank you very much.